इसमें इस सेशन में हम फिजिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखना, आपको वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और मात्र सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगते हैं। यदि यार आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। तो चलिए भैया बात करते हैं हम आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है क्या है क्वेश्चन भाई, ये ध्यान देना। कह रहा है एक उत्तल दर्पण के 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का कितना बनता है? आधा बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 1 है, ठीक है। तो ये वस्तु की लंबाई का कितना बनता है? आधा। बात करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पर u का मान दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें m का मान पता है 1/हाफ, हाफ है इसी का, ठीक है। तो इसके m बराबर फार्मूला पड़ा है माइनस v/u, रख दो भैया यहाँ पर। तो m के स्थान पर 1/2 बराबर माइनस v/u, ध्यान देना। तो यहाँ पर भैया त्रिज्या गुणा कराओगे, हमें निकालना किसका मान है? v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको? तो यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर भाग में चला जाएगा। अरे भैया इसका इसके साथ में कराएंगे, इसका इसके साथ में। तो ध्यान दो, यहाँ समझा देते हैं इस बात को। u बराबर कितना निकलेगा? माइनस का 2v। हमें निकालना किसका मान है? v का। ये बटे में चला जाएगा, u बटे -2। तो v बराबर माइनस u का मान कितना है? माइनस का 25 अपान माइनस का 2 मैं प्लस। तो v बराबर कितना निकलेगा? भाग कराओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12.1 बचा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये v का मान निकला। दूसरी कंडीशन में कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है? पहली कंडीशन दर्पण का नंबर में लिखा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल ली है। उसके बाद बी खा नंबर में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी। तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। रख देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/b। v की वैल्यू ये वाली हम रखेंगे 25/2, ठीक है, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाओ क्योंकि इसके बटे में 1 माना, मतलब बाय बाय का, तो 2/25 आ जाएगा। ये माइनस का 1/25 आएगा, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। तो 1/f बराबर एलसीएम लेते हैं तो 25 आएगा, 2 - 1, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/25। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, 22 नंबर का, अभिसारी किरणों के मार्ग पर अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं? लेंस की फोकस दूरी इतनी है, तो लेंस की यदि अनुपस्थिति होगी तो ये किरणें कहाँ पर अनुपस्थित होंगी? तो इसको देख लेते हैं भैया। इसमें देखो कह रहा है ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? v बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके अलावा f का मान कितना दिया हुआ है? f का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब इसमें देखो, इसमें यूज किया है अवतल। क्या यूज किया है? देखो ध्यान से समझना, दूसरी कंडीशन में अवतल का यूज किया है। इस कारण से हम दूसरी जो पहली कंडीशन में अवतल लेंस रखने पर और उसके बाद लेंस की अनुपस्थिति में इसकी फोकस, यदि लेंस की अनुपस्थिति होगी तो ये जो दूरियां होगी ये माइनस में होगी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब देखो रख देते हैं सबकी वैल्यू, हल कर लेते हैं। u की वैल्यू निकाल नहीं है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए ये तो फार्मूला होता है, तो रख देते हैं। तो हमें निकालना किसका मान है? u का। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करते 1/v, v की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1/f की वैल्यू कितनी है? माइनस का 30। रख देते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा? 20 माइनस प्लस 1/30। 1/u इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा?
तीन दुनाई 60 आ जाएगा, तीन दुनाई 60 आ जाएगा, एलसीएम 60 आएगा। अब इसके बाद 20 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, 3 बार, और 30 का पढ़ा कितनी बार, 2 बार पढ़े। तो 1/u इज इक्वल टू कितना, 5/60। तो u इज इक्वल टू कितना निकलेगा, भाग कराओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 60/5। अब देखो u बराबर कितना निकलेगा, तो u बराबर भाग कराओ तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं, नोट कर लो। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ देते हैं, रब कर देते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तेईस नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि फर्स्ट नंबर 4 ओम तथा सेकंड नंबर 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। अर्थात हमें R1 की वैल्यू, यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम, R3 की वैल्यू 6 ओम। अब देखो इनको पहली कंडीशन में ऐसे कैसे जोड़े, किस क्रम में जोड़े, कैसे जोड़े कि इनका जो आंसर आए वो कितना है इसका आंसर आए कितना, 4 ओम आंसर आए। कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। कैसे, तो भैया ध्यान देना, यदि प्रतिरोध एक प्रतिरोध को इस क्रम में जोड़ दें और 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे नहीं तो फिर आएगा नहीं, यहीं पर बना देते हैं। एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और 2 प्रतिरोधों को यदि हम जोड़ दें किसमें, समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ दें, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। ये हमने बिंदु A मान लिया और इसे बिंदु B मान लिया, तो इसे हम 2 ओम दे देते हैं, इसे 3 ओम दे देते हैं और इसे 6 ओम दे देते हैं। ध्यान से समझना कैसे होगा। अब देखो इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं श्रेणी में, तो ये इन दोनों के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, तो इन दोनों के लिए फार्मूला होता है कितना, यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम, समांतर क्रम में यहाँ लिख देते हैं 3 ओम तथा 6 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को करने पर तो कर देते हैं भैया, हल करो यहाँ पर। इनको जब समांतर क्रम में किया तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/r बराबर r मैक्सिमम लिख लेते हैं, r मैक्सिमम इसका निकालेंगे तो 1/r1 सॉरी r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये r2 था, ये r3 था, तो रख देते हैं r मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम इज इक्वल टू, ध्यान देना इसकी वैल्यू रखेंगे 1/3 प्लस 1/6, तो r में 1/r मैक्सिमम कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/6, मैक्सिमम लिख लो, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, भाग कराओ कितना आएगा 2 ओम। r मैक्सिमम की वैल्यू, ये टोटल कितनी वैल्यू आई 2 ओम। तो अब देखो ध्यान देना, r टोटल निकालना है, r टोटल, ठीक है, r टोटल निकालना है तो r मैक्सिमम प्लस r1 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r मैक्सिमम, मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना निकला r टोटल निकला, r टोटल निकला कितना 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। हमें 4 ओम सत्यापित करना था,
तो पहली कंडीशन तो हमारी सत्यापित हो गई कि 4 ओम निकल आया, तो पहली कंडीशन सत्यापित हो गई। भैया पहली कंडीशन सभी लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम रफ करेंगे। भैया स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो भैया नोट कर लो जो, ठीक, रफ कर दे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, दूसरी कंडीशन में क्या करना है, दूसरी कंडीशन में एक सिद्ध करके लाना है। कितना लाना है? एक सिद्ध करके लाना है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। ध्यान देना, दूसरी कंडीशन में हमारा क्या सिद्ध करके लाना है? 1 ओम होना चाहिए। क्या आंसर 1 ओम आना चाहिए। कैसे? तो हम क्या करते हैं, सभी को यानी तीनों को किस क्रम में जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तीनों को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तीनों को हम समांतर ए बी R1 R2 रख देते हैं सबकी वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी है? 2 3 ओम 6 ओम रख दो। तो ये क्या है? तीनों प्रतिरोध लिखेंगे, तीनों प्रतिरोध श्रेणी सॉरी तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम। तो जोड़ो भैया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3 प्लस 1/R3 की वैल्यू 6। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अरे 3 का 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ो सबको, 6/6। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/6। तो भाग कराओ, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 ओम। यही निकालना था, सत्यापित हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको भी। नोट आगे बात करते हैं, ठीक है। बात ये पड़ रही थी कि जो है वो उसमें पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, समय कम है, तो इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को लिख दिया है। जितने भी क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और इसकी सॉल्विंग पीछे जैसा कि देख पा रहे हो लिखा हुआ है, तो जो है क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य, आवरण के रंग को लिखिए। तो ध्यान देना भैया, हम समझते हैं। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कारकों के नाम तथा आवरण, ठीक है, आवरण रंग। देखो हमने रंगों के नाम लिखे हैं, उपयोग लिखे हैं। जैसा कि जो पहला तार होता है, तार का नाम है गर्म तार, जिसे हम बोलते हैं, जिसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, अर्थात विद्युत का प्रवाह करने के लिए गर्म तार का यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा होता है ठंडा तार। ठंडा इसे नीले या काले रंग से प्रदर्शित करते हैं, ये उदासीन होता है, ठीक है। तीसरा होता है भू संपर्क तार, यानी जिसका संपर्क पृथ्वी से अटैच करवाया जाता है, इसका रंग होता है हरा, ये अर्थिंग के कार्य में उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथवा करके, ठीक है। इसी का अथवा करके ये दिया है, 25 नंबर नहीं है, इसी का अथवा है, ठीक है। क्या है? अथवा। तो अथवा क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं, ठीक है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम के नाम लिखिए, इसे स्पष्ट कीजिए। तो समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो धारावाही चालकों के
चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर। चालक में प्रवाहित धारा यानी बी प्रोपोर्शनल आई, यानी ये बी का मान बढ़ाएंगे तो एल आई का मान भी बढ़ेगा। उसके बाद चालक की लंबाई यानी एल, तो बी प्रोपोर्शनल जब एल का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान भी बढ़ेगा। चालक से बिंदु से दूरी, तो यदि दूरी बढ़ाएंगे तो इसकी जो है तीव्रता घटेगी। थीटा कोण पर, थीटा का कोण बढ़ाएंगे तो तीव्रता भी बढ़ेगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, इसके बाद बात कर रहा है, कह रहा है कि हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो प्रयुक्त नियम को स्पष्ट करने के लिए जो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो प्रयुक्त नियम का नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या नाम है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो भैया ध्यान देना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, तो समझना बिल्कुल ध्यान से। यदि हम अपने दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि सभी उंगलियां तार में लिपटी हों तथा अंगूठा लिपटी हों, तो लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो इसे दाएं हाथ का नियम कहते हैं। देखो ध्यान देना, यदि ये कोई चालक तार है, इसको इस प्रकार से पकड़े, इस सभी उंगलियां इस पे लिपट जाएं तार पे और अंगूठा ऊपर की ओर रहे, तो सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो अंगूठा है वो बल की दिशा को धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।